चलिए तो आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अब देखिए आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा अलग है। एक तरीके से आप कहेंगे तो मैथमेटिक्स या जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनमें एक अच्छा खासा प्लेस रखने वाला क्वेश्चन है, खासकर यूपीटीईटी और सीटीईटी जैसे एग्जाम्स के लिए, या कोई भी वनडे एग्जाम्स आप ले लीजिए तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कैसे। रेशियो पहले हम समझते हैं कि अनुपात होता क्या है, रेशियो कहते हैं किसे। तो देखिए रेशियो या अनुपात जो होता है, रेशियो या अनुपात जो होता है, इट इज ए कंपैरिजन ऑफ टू और मोर नंबर्स। तो मैं कितना कह देता हूं कि कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, यानी कि संख्याओं का या संख्याओं की तुलना। अब तुलना करने का मतलब यह है कि हम ये जानना चाहते हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, या कोई एक संख्या उसमें कितनी बार है, ये हम जानना चाहते हैं। अब संख्याओं की तुलना का क्या अर्थ है? देखिए जैसे A/B, कोई दो नंबर दिया हुआ है, तो इनमें हम एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, यानी कि इनको अलग अलग रख करके हम कंपेयर करना देख रहे हैं। मतलब ये कह लीजिए कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये दो पेन है, तो एक पेन और दूसरे पेन में क्या तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है कि एक दूसरे से कितना ज्यादा मोटा है, या कौन एक पतला है, कौन एक भारी है, कौन एक हल्का है, कौन एक ब्लैक है, कौन एक अदर कलर का है। इस तरीके की जो अध्ययन किए जाते हैं वो रेशियो के अंदर किए जाते हैं। चलिए तो रेशियो में दो अगर नंबर की हम तुलना कर रहे हैं तो पहले को बोलते हैं एंटीसीडेंट। पहले को क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। मुझे इसकी हिंदी नहीं पता, बट एंटीसीडेंट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट ये आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, पहले से ही पढ़ा होगा, और जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेहतर आता होगा कि A/B इसको पढ़ते हैं A/B या A/B, A/B या A/B या हिंदी में A/B, ये ना है A/B, ऐसे पढ़ा जाता है। तो ये एंटीसीडेंट है, कॉन्सिक्वेंट है। जब भी हम किसी रेशियो को लिखते हैं तो रेशियो को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, उसके सरलतम रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या है 15 और कोई एक संख्या है 20। हम इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं, तो हम इनको यहीं पर नहीं छोड़ देंगे, हम इनका HCF निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। तो उससे हम इसको डिवाइड करेंगे, इनका जो कॉमन फैक्टर है, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा। तो अगर मैं इनका कॉमन फैक्टर निकालने की बात करूँ, आपने पढ़ा होगा बचपन में लॉन्ग डिवीजन मेथड, उस मेथड से जब भी आप करेंगे, या फिर आपने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा होगा, बहुत लंबा हो जाता है। मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखिए हम इनको 5 से भाग कर सकते हैं, 5 3 15, 5 4 20। क्या कोई ऐसा नंबर है जिसे हम 3 और 4 दोनों को भाग कर सके? तो आप कहोगे नहीं सर, जो नंबर बचता है वही हमारा HCF हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा। तो इससे आप जब भाग करेंगे इसको, तो 5 से काटेंगे तो 3 आएगा, 5 से काटेंगे तो 4 आएगा, तो 3/4। ये इसका सरलतम रूप है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये इसका सरलतम रूप है, सिंपलेस्ट फॉर्म। चलिए ये बात हो गई किसी भी रेशियो को लिखने की। कभी भी अगर दो रेशियो हमको दिए हो, मान लीजिए A/B और C/D दिया हो, और कहा जाए कि चेक करो क्या ये बराबर है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं तो उनमें सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं हैं A
और बी, इनमें एक ही संबंध स्थापित हो सकता है, या तो ए बी से बड़ी होगी, या तो ए बी के बराबर होगी, या फिर ए बी से छोटी होगी। इनके बीच में कोई एक ही संबंध स्थापित हो सकता है। लेकिन जब आप इनइक्वालिटी की बात करते हैं सर्वसमीकरण में, तो वहां पर आप ऐसी भी सिचुएशन देखने को पाते हैं, ए बी से छोटा या बराबर और ए बी से बड़ा या बराबर, ये दोनों भी रिलेशन होते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक साथ तीनों नहीं सत्य होंगे, या तो पहला और दूसरा सत्य होगा एक साथ, या फिर दूसरा और तीसरा सत्य होगा एक साथ। तीनों एक साथ सत्य हो ऐसा कभी भी नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा कि ए या तो बी से छोटा या बराबर होगा, या फिर ए बी से बड़ा या बराबर होगा। ए बी से छोटा, बड़ा और बराबर तीनों एक साथ कभी नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये तो होगी बात। इसको कहते हैं लॉ ऑफ ट्रिकोटॉमी, हिंदी में नहीं जानता, इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ ट्रिकोटॉमी। चलिए, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये हमें जानना चाहिए। दो रेशियो हमारे कब बराबर होते हैं, दो अनुपात कब बराबर होते हैं? देखिए, अगर हम पहले के एंटीसीडेंट को दूसरे के कॉन्सिक्वेंट से मल्टीप्लाई करें और पहले के कॉन्सिक्वेंट को दूसरे के एंटीसीडेंट से मल्टीप्लाई कर दें, अगर इनके बीच में कोई रिलेशन मिलता है, इन प्रोडक्ट्स के बीच में कोई रिलेशन मिलता है, तो वो ये तय करेगा कि ये रेशियो छोटे बड़े या बराबर होंगे। मैंने बात की इक्वालिटी की, तो मैं यहां पर कहूंगा अगर ऐसा है तब हम कह सकते हैं कि A/B इज इक्वल टू C/D। नहीं तो अगर बेटा AD का प्रोडक्ट BC से ज्यादा है, मैं इसको पहली सिचुएशन ले लेता हूं, इसको दूसरी सिचुएशन ले लेता हूं, तब आएगा A/B ग्रेटर देन C/D। और तीसरी सिचुएशन ये है कि अगर हमारा AD BC से छोटा है, AD का मतलब समझिएगा कि A/D B/C, तो आप कहेंगे कि A/B विल बी लेस देन C/D। ये तीन हमारे केसेस है जहां किन्हीं दो रेशियो की तुलनात्मक अध्ययन कर पाते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं रेशियो या अनुपात को। तो आपके मन में प्रश्न उठ सकता है, क्या हम एक बार में दो ही राशियों की तुलना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आप एक बार में दो से अधिक राशियों की भी तुलना कर सकते हैं। यू कैन कंपेयर मोर देन 2 नंबर्स एट द सेम टाइम। तो जब आप उनको कंपेयर करेंगे तो उनको भी लिखते चले जाएंगे, A/B C/D, इस तरीके से लिखते चले जाएंगे। चलिए, उसके बाद आता है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होते हैं, ये थोड़ा सा देखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कंपाउंड रेशियो किसे कहते हैं, तब आप क्या बताएंगे? देखिए, कंपाउंड रेशियो ये होता है, अगर आपके पास A/B कोई रेशियो दिया है, तो अगर आप इसको इसी से प्रोडक्ट कर देते हैं, यानी कि अगर आप A का A में प्रोडक्ट करके B का B में प्रोडक्ट लेते हैं, यानी कि A² B² करते हैं, तो बोलते हैं इसको हम डुप्लीकेट रेशियो। क्या बोलते हैं? डुप्लीकेट रेशियो। आपने कभी नहीं पढ़ा होगा आज तक, कभी नहीं पढ़ाया होगा आपको डुप्लीकेट रेशियो। अगर आप इसी का 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको मिलेगा A³/P³। ये कहलाता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। ऐसे ही अगर आप इनका रूट ले लेते हैं, तो ये आपका कहलाएगा सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो। अब मैं इसकी हिंदी तो नहीं जानता, बट आप ट्राई करिएगा अंडरस्टैंड करने की। अगर A⁴ हम 1/3 कर रहे हैं, तो आपका आएगा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो।
और इससे ज़्यादा आपको कभी पूछेगा नहीं। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं तो उसी नंबर का उससे स्क्वायर। जैसे मैं कहूँ कि 3:5 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो आप कहोगे सर 9:25। कैसे होगा? देखिए 3 में 3 से मल्टीप्लाई, 5 में 5 से मल्टीप्लाई, 9:25 हो गया। ये कहलाएगा डुप्लीकेट रेशियो। क्या कहलाएगा? डुप्लीकेट रेशियो। अगर इसी नंबर का क्यूब ले लिया जाए तो हमको ट्रिप्लीकेट रेशियो मिल जाएगा। मतलब कि 3 × 3 × 3 = 5 × 5 × 5, दैट इज 3 3 9 3 27, 3 3 9 3 27 = 125। ये हमको मिल जाएगा ट्रिप्लीकेट रेशियो। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं √3 = √5 तो हमको मिल जाएगा सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो। इसी तरीके से अगर हमको मिल जाए 3⁻⁴ = 5⁻⁴ तो ये कहलाएगा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पावर्स उसकी बढ़ाते जा रहे हैं, 2 3 4 5 करते जा रहे हैं, तो आपकी डुप्लीकेटिंग हो रही है पावर, सॉरी कंपाउंडिंग हो रही है पावर्स की। ऐसे ही अगर आप पावर रिड्यूस करते जा रहे हैं 1/2 1/3 1/4 1/5, तभी पावर को आप कंपाउंड ही कर रहे हैं। बस लिखने का तरीका अलग होगा। डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, क्वाड्रिप्लेट करके आप बोलते जाएंगे, सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट कर सकते हो आप इधर बोलते जाएंगे। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद आता है इनवर्स रेशियो क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको कह दिया गया A:B एक कोई रेशियो है, तो इसका इनवर्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 1/A = 1/B। ये इसका इनवर्स रेशियो होता है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए यहां तक तो चीजें आपके लिए आसान है, आपको समझ में आता है। लेकिन यहां से जो मैं बताने जा रहा हूं, यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, तो चलिए उनको देखा जाए। मैं टाइप लेता हूं, क्वेश्चन लेता हूं, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। देखिएगा क्वेश्चन ये है, if A:B = 3:4, ये TT में आया हुआ सवाल है इस तरीके का, एंड B:C = 5:6, तब पूछता है आपसे A:B:C बराबर क्या होगा। ऐसे सवाल जब आते हैं तो आप चकरा जाते हैं। यहाँ पर AB दिया हुआ है, यहाँ पर BC दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? देखिए ऐसे सवालों को लगाने का बेहद आसान तरीका है। आपके टीचर्स या जो आप जहाँ पर भी आप कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हो, उन्होंने चाहे जैसा बताया हो, मैं आपको बताता हूँ बेहद आसान तरीका है इसको लगाने का। देखिए A:B दिया है और वहां पर दिया है B:C, आप ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद देखिए यहां से लिखिए 3, थोड़ा सा गैप लेकर के /4, इसको लिख लीजिए 5:6। अब देखिए यहां भी B है, यहां भी B है,
यानी कि अगर यहाँ पर दोनों जगह बी है तो यहाँ पर लिखी हुई क्वांटिटीज सेम होनी चाहिए। क्या है सेम? नहीं है तो आप क्या करेंगे? आपने एलसीएम नाम की एक चीज पढ़ी हुई है, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए एलसीएम होता क्या है? एलसीएम का मतलब होता है दो या दो से अधिक नंबर्स में आने वाला सबसे पहला मल्टीपल, जो तीनों में कॉमन हो वो सबसे पहला मल्टीपल क्या होगा। तो देखिए 5 और 4 का जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल मिलता है वो होता है 20। 20 से पहले कोई नंबर नहीं मिलेगा। 4 पंचे 20, 5 चौके 20, 4 5 20, 5 4 20। यानी कि हमें 4 और 5 के एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम ऑफ 4 and 5 क्या होता है? 4 और 5 का लासा क्या होता है? इसको बोलते हैं हिंदी में लघुत्तम समापवर्ग। लासा 4 और 5 का होता है 20। अब हमें 20 यहाँ पर कैसे मिलेगा जब हम इसमें 5 से गुणा करें? इसमें 20 कैसे मिलेगा जब हम 4 से गुणा करें? अब देखिए ये आपने पढ़ा होगा कि जो रेशियो होते हैं, जो अनुपात होते हैं, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। मतलब कि उन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। अनुपात को भिन्नों के रूप में लिखा जा सकता है। अनुपात को भिन्नों के रूप में लिखा जा सकता है, फ्रैक्शन के रूप में। यानी कि अगर a/b है तो a/b आप लिख सकते हैं। सेकंड ये तो फर्स्ट थिंग हो गई। अगर आप बेटा b में कोई मल्टीप्लाई कर रहे हो k से, तो यहां पर भी आपको k से करना पड़ेगा। तो आपने कॉन्सिक्वेंट में तो 5 से कर दिया, तो यहां पर भी आपको 5 से करना पड़ेगा। ऐसा आपने इसके कॉन्सिक्वेंट एंटीसीडेंट में किया है, तो कॉन्सिक्वेंट में भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिएगा ये कितना बन गया? 15। मैं थोड़ा सा और आगे लिख देता हूं। तो ये बना है आपका बराबर 15:20। ये क्या बना है? 20:24। क्या आप ये दोनों बराबर हो गए हैं? तो आप कहोगे यस सर। तो आप यहां से क्या लिख दोगे? और यहां पर भी देखिए दोनों बराबर हैं, तो मैं यहां से लिख सकता हूं A/B/C बराबर 15, 20 और 24। 15:20:24। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब मुझे बताने में समय लगा क्योंकि ये मेथड आपको नहीं पता था, बट वंस यू कम इन द प्रैक्टिस ऑफ दिस क्वेश्चंस इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। जब आप इनकी प्रैक्टिस करने लगेंगे तो बेहद आसान सवाल है और इनको आप चुटकियों में लगा देंगे। देखिए मैं एक और सवाल लेता हूं, मैं एक सवाल और लेता हूं। कह रहे हैं m/n बराबर मान लीजिए 4:7 है और n/p बराबर कह रहे हैं 8:9। अब कह रहे हैं जरा हमको ये बताओ कि m/n/p क्या होगा। यानी कि मैं मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, MNP हमसे पूछा जा रहा है कैसे निकालेंगे। वही तरीका एकदम m/n यहां लिखेंगे आप, यहां पर आप लिखेंगे 4 और थोड़ा सा दूरी पर आप लिखेंगे 7। यहां पर आपके पास n/p थोड़ा सा इक्वल टू यहां लगाइए, n/p यहां पर आपने लिख दिया। n/p क्या दिया बेटा? 8:9। 8 यहां पर है, 9 यहां पर है। फिर अब आप इन दोनों को चेक करेंगे, क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं। अगर बराबर होते तो हम सीधे लिख लेते। मान लीजिए यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो हम लिख लेते 4:7:9। लेकिन है ही नहीं बराबर, तो इनका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो। तो बताइए जरा एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम जो है 7 और 8 का वो हो जाएगा 56। ठीक है, तो 56 से पहले का तो कोई नंबर है नहीं जो इनके मल्टीप्लिकेशन में आए। तो 7 में जब मल्टीप्लाई करोगे 8 से तो ये बराबर हो जाएगा 8 में 7 के प्रोडक्ट के बराबर। यानी जब आपने 8 से गुणा किया तो 8 से यहां भी होगा और 7 में यहां पर किया तो 7 में यहां भी होगा। ये आपको क्या मिलेगा? 32:56।
और यहां पर क्या हो जाएगा 56:63। तो ये बन जाएगा MNP बराबर क्या बन जाएगा, देखिए MNP बराबर क्या बन जाएगा 32:56:63। चुटकियों का सवाल है ये, आपको बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वंस यू कम इन द प्रैक्टिस ऑफ दिस क्वेश्चंस आप सेकंड्स में इसको लगा सकते हैं। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने ले लिया होगा। चलिए मैं आपको बताता हूं, अगर 4 हमारे पास है तो अगर मेरे पास 4 है तो देखिए आपको एक बात बता दूं, शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में मत पड़ा करिए, कॉन्सेप्ट को समझा करिए। वंस द कॉन्सेप्ट इज क्लियर इन योर माइंड ना, दुनिया का कोई भी सवाल हो आप उसको स्टेप बाय स्टेप कर जरूर डालेंगे, चाहे जिस भी एग्जाम का वो सवाल हो, यू कैन इजिली टैकल इट। क्योंकि एग्जामिनर भी तो माइंड ही लगाया है, उसने कोई तुक्का थोड़ी ना बना के दे दिया है, उसने भी तो दिमाग लगाया होगा ना। तो जब उसने दिमाग लगाया तो आपके पास भी कॉन्सेप्ट है, आप भी दिमाग लगाइए और आंसर आ जाएगा। और ये शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में मत पड़ा करिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बरगलाते हैं, चाहे यूट्यूब पर हो चाहे कहीं पर भी हो, और आपके माइंड को बेकार करते हैं। आप कॉन्सेप्ट को समझा करिए कि कहना क्या चाह रहे हैं, क्या इसके पीछे का लॉजिक है, बस चीज आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए देखिए दूसरा देखते हैं। मान लीजिए आपके पास आ गया क्वेश्चन इस तरीके का कि P/Q बराबर 2:3, Q/R बराबर 4:5, R/S बराबर 6:7 मान लो, ऐसे दे दिया। तो आपसे कह रहा है P/Q, देन पता लगाइए कि P/Q/R/S बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए ये एक लंबा सवाल है, देखने में लग रहा है लेकिन लंबा बिल्कुल नहीं है। कैसे लगाएंगे देखिए, आप ऐसे ही लिख लीजिए P/Q, Q/R, R/S और S/, तीन ही तो है, तीन ही है। मैक्सिमम आपके 2 ही आते हैं, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए और बता देता हूँ। देखिए 2:3, यहां पर लिखेंगे आप 4:5, यहां पर आप लिखेंगे क्या 6:7। अब आप कहेंगे सर एग्जाम में इतनी स्पेस कहां होगी पेपर में, तो माय डियर स्पेस नहीं होगी, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लो ना, क्योंकि आपको सवाल लगाना है। क्योंकि देखिए हमारा दिमाग में बहाने बहुत खोजता है, इसको काम पे लगाओ, बहानेबाजी में नहीं, काम पे लगाओ। काम पे लगाओ ना तो खुद ही स्पेस खोज लेगा, और अगर कहीं पर 2 लाइनें होंगी ना वहां पर भी सवाल कर देगा, क्योंकि सवाल पेपर में नहीं यहाँ सवाल होते हैं। यहाँ ये तो आपको तरीका होता है लगाने का। देखिए आपके पास यहां पर है Q बराबर नहीं है, यहां पर है R बराबर नहीं। अब चैलेंज है 2 नंबर्स को बराबर करने का। अब यहां पर देखिएगा 6 और 5 का एलसीएम होता है बेटा 30 चाहिए हमको, तो यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और यहां पर करेंगे 6 से। अब ये 2 बराबर हो गए, तो ये 2 बराबर हो तो बेटा हमको 5 से मल्टीप्लाई यहां भी करनी पड़ेगी, सॉरी, और 6 से मल्टीप्लाई यहां करनी पड़ेगी। मैं यहां लिख दे रहा हूं, लेकिन अभी क्या यहां का 3 और यहां का 4 बराबर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अब ये बनेगा 24 और ये है 3, तो 3 और 24 भी हमको बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए 3 और 24 कैसे बराबर होंगे, जब इसमें आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट। जब आपने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 3 जा 24, तो 8 से मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। देखिए ये 6 4 जा 24 हो गया। अब यहां पर कोई भी मल्टीप्लाई हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले से इसमें 6 से मल्टीप्लाई हुआ है, और ये 6 5 जब हो गया 30, 5 6 जा 30, ये भी 30 है, यानी कि 24 24 30 30 सब बराबर हो गए। बस इनको लिख लेना है। और क्या लिखोगे, देखो यहां से क्या बनेगा
16:24, यहां से क्या बनेगा 24, सॉरी यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा 24:30, और यहाँ क्या होगा 30:35। ठीक है, अब देखिए क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर है। तो लिख दीजिए यहाँ पर सीधे सीधे इनका अनुपात। अतः therefore P/Q/R/S बराबर हो जाएगा 16, 24, 30, 35, और ये आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि इतना बड़ा पेपर में नहीं आता है यूजुअली, लेकिन अगर आएंगे तो आपके पास तरीके होने चाहिए। ठीक है, कई बार कुछ जगहों पर इनको मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं कि इनकी गुणा करो, इनकी आपस में, वो सब कुछ नहीं करो आप, बस यही ध्यान रखो कि आपस में इनको बराबर कर लो, और यही आपके लिए आसान तरीका है। क्योंकि एक तरीका और है ना, इनको बराबर करना, फिर इनके प्रोडक्ट करना, इनके फिर इनके प्रोडक्ट करना, फिर आपस में मल्टीप्लाई करना, वो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो बेहतर तरीका आपके लिए ये था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया। प्रपोर्शन के लिए मैं नेक्स्ट में बात करूंगा, थोड़ा सा और आपको समझा देता हूं, देखिएगा। एक सवाल आता है कि किसी पर्टिकुलर अमाउंट को कुछ लोगों में बांटा गया, कुछ एक राशि है उसको कई लोगों में बांटा गया, तो आपको ये बताना है कि प्रत्येक को कितनी राशि मिली, या किसी एक का हिस्सा दूसरे से कितना ज्यादा है, या एक का हिस्सा कितना है दूसरे का हिस्सा कितना है। कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि कुछ लोगों ने किसी, मान लो 3 लोग हैं, 3 लोगों ने किसी कंपनी में पैसा लगाया, तीनों ने अलग अलग समय पर पैसा लगाया, साल भर पूरा होने के बाद सबको कितना प्रॉफिट होगा अगर प्रॉफिट आपको दे दिया जाए। इस तरीके के सवाल बनते हैं यहाँ से। या फिर किसी एक काम को कोई 3 लोग इस रेशियो में करते हैं तो इतने दिन में कर सकते हैं, ए ने किया बी ने किया, करके हट गया तो सी कितना दिन लेगा। तो ऐसे सवालों को करते समय हमको 2 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, उन सम का रेशियो क्या है, सॉरी उस रेशियो का सम क्या है, जो अनुपात दिया है उस अनुपात का योग क्या है। हमें पहला काम योग निकालना होगा। दूसरा काम हमें ये करना होगा कि हमें किसको फाइंड करना है उस पर ध्यान देना होगा, बस आंसर हमारा आ जाएगा। जैसे मैं एक छोटा सा सवाल लेता हूं, देखिएगा, ₹1728 was divided among A, B and C in the ratio 2:3:5। 7 कर लीजिए, ठीक है। You have to find the difference of shares. Find the difference of shares of A and C. A और C के शेयर का डिफरेंस निकालिए। अब इसको कैसे लगाएंगे आप, ठीक है। हिंदी में ये है कि 1728 रुपए को ए, बी और सी 3 लोगों के मध्य में बांटा गया है, जिनके अनुपात है 2, 3 और 7। अब आपको ये बताना है कि ए और सी के बीच में मिली राशियों का अंतर क्या है, हिस्से का अंतर क्या है। अब इसको कैसे लगाएंगे, देखिएगा। हमारे पास सबसे पहले तो लिखने का तरीका है वो समझिए। हम सम कर देंगे तीनों के रेशियो का, तो हो जाएगा 2 + 3 + 7 यानी कि 12 हो जाएगा। ए, बी, सी जो तीनों को पैसे मिल रहे हैं उसका अनुपात का हम योग निकाल लेंगे, अनुपातिक योग कहते हैं, तो 12 हो जाएगा। अब देखिए, मैं कहता हूं कि आपको ए और सी के हिस्से को निकालना है, तो हम निकालेंगे ए शेयर,
ए का हिस्सा, तो ए पूरे रेशियो में कितना भाग रखते हैं? 2। तो 2 कितने में? पूरे 12 में, तो 2/12। और पूरी राशि कितनी है? 1728। ठीक है, 12 से इसको काटने की कोशिश करें। 12 × 12, 5 × 17, 52, 12 × 4 = 48, 4 52, फिर 12 × 4 = 48, 144 आ गया। 144 में जब आप 2 से गुणा करेंगे तो 288 आ जाएगा। ये तो हिस्सा हो गया ए का। सी का देखिए, सी बेटा कितना हिस्सा लेकर के बैठे हुए हैं? 12 में 7 भाग सी का है, तो 7/12 गुणे 1728। अब आपको फिर से भाग करने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो पता है कि 144 टाइम्स जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, तो 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 28 और 2 30, 7 × 1 = 7 और 3 10, 1008 आ गया। तो आपका जो आंसर होगा, देखिए किसका ज्यादा है? सी का हिस्सा ज्यादा है, तो लिखोगे अतः डिफरेंस क्या होगा, अंतर क्या होगा? 1008 में से 288 घटाया जाएगा। 8 में से 8 गए 0, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 2 गए 7। ठीक है, 8 में से 8 गए 0, 10 है, 10 में से 8 गए 2, ये बचेगा 9, 9 में से 2 गए 7, और ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। कभी भी आ जाए डिवीजन वाला तो सिर्फ और सिर्फ आप यही करेंगे, सबसे पहला काम रेशियो का सम निकालना। लिखिए, आनुपातिक योग बोलते हैं इसको, आनुपातिक योग। सबसे पहला काम आप तुरंत सम ऑफ द रेशियो निकालेंगे, और जो भी क्वांटिटी है टोटल, उसमें आप जिसका पूछा जा रहा है उसका अनुपात उसके सम से डिवाइड कर दीजिए। और यानी जैसे मैं आप इसका फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूं तो क्या होगा? वैल्यू इन रेशियो अपॉन सम, टोटल सम ऑफ रेशियो इनटू गिवन क्वांटिटी। ये होगा आपका रिक्वायर्ड वैल्यू। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, तो इन पे सवाल लगाइएगा। और अगर कोई क्वेश्चन आपका है जो आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर करिएगा, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। इस वीडियो को उन लोगों तक भी जरूर पहुंचाइएगा जो कहीं पर पढ़ा रहे हैं या खुद किसी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। ये वीडियो उनके लिए बेहद हेल्पफुल होगा, इम्पोर्टेंट होगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरी पढ़ाई की टेक्निक समझ में आई होंगी, मेथड समझ में आया होगा। इस चैनल को आप भरपूर प्रेम और सहयोग दे रहे हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और मैं आपकी यूं ही मदद करता रहूँगा। अगर आप 8th, 9th, 10th, 11th, 12th जैसी क्लासेस में स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, आपको एक अच्छी कोचिंग की तलाश है, अच्छे संस्थान की तलाश है, आप किसी भी बड़े महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं लेकिन टीचर्स वहाँ के हैं, तो आप मुझसे मिल सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक अच्छे फैकल्टी मेंबर्स की टीम है जो दिन रात प्रयास करती है आपके सपनों के लिए, क्योंकि हमारा टैगलाइन ही है व्हेयर योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो हमें आपके सपनों को साकार करना है। हम यहाँ पर आपके सपनों को विंग्स देते हैं, आप उड़िए और अपनी सफलता को खुद महसूस करिए। हम एजुकेशन पर ध्यान देते हैं, हम वैल्यूज पर ध्यान देते हैं। आपको अगर अपने सपनों में दम है तो आपके लिए राइट प्लेस यही है, वन एंड ओनली समृद्धि कोचिंग क्लासेस, बबनान रोड, बरैया। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।